हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम MPTET ग्रेड 3 के एनवायरनमेंट वाले पार्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों इसके पहले हमने एनवायरनमेंट और मैथ के भी वीडियो बनाए हैं, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो कृपया उन्हें देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैस संगठन में वृद्धि होती है। यह प्रश्न HTET 2014 में पूछा गया था। हमारे पास ऑप्शन है CO2, ओजोन, जलवाष्प और O2। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब वनोन्मूलन हो जाता है, मतलब हम जब वनों को विनाश कर देते हैं या उन्हें काट देते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और जिस कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर और मादा दिखने में समान होते हैं। तो यह प्रश्न HTET 2015 में पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन है हमारे पास बुलबुल, कोयल, गौरैया और मधुखोरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बुलबुल, यानी बुलबुल पक्षी का नर और मादा दोनों ही एक समान होते हैं दिखने में। चलिए हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था HTET 2015 में। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं जल, खनिज, लकड़ी और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी है, क्योंकि जल, खनिज, लकड़ी तीनों ही हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है। तो यहाँ पर यह है कि जहाँ ये जो आप चित्र देख रहे हैं कीट भक्षी पौधे होते हैं, ये किस मृदा में उगते हैं, अर्थात उनमें कौन से तत्व की कमी होती है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर और पोटेशियम, जिसमें सही आंसर है नाइट्रोजन। और यह प्रश्न पूछा गया था HTET 2015 में। तो जो ये पौधे होते हैं दोस्तों, ये इन कीड़ों को ग्रहण कर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं इन कीड़ों से। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है। तो अब जो ये प्रश्न है इसमें ये पूछा गया है कि हमें जो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से वृक्ष का उदाहरण कौन है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं, बरगद, गुलाब, मेहंदी, तुलसी। ये वाला प्रश्न पूछा गया था HTET 2015 में। तो देखिए बरगद एक वृक्ष होता है, बहुत ही विशाल होता है। वहीं गुलाब का जो पेड़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है, मेहंदी का भी छोटा होता है और तुलसी के भी छोटे होते हैं। तो ये छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो ये आते हैं पौधों की श्रेणी में और ये आता है वृक्ष की श्रेणी में। दोस्तों यदि हमारा आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड का निर्माण करता है। तो दोस्तों यहाँ पर नीड से अर्थ है अपने रहने वाले स्थान से है। तो यह प्रश्न HTET 2015 में पूछा गया था, जिसमें हमारे ऑप्शन है कौवा, कोयल, गौरैया और बुलबुल। और इसका सही आंसर है कोयल। कोयल अपना नीड स्वयं बनाती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न है, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि कोई एक शिक्षक है जो कांटेनुमा पत्तियों वाले पेड़ को दर्शाकर समझा रहा है। तो यह किस प्रकार के पेड़ की बात कर रहे हैं। यह प्रश्न भी HTET 2015 में पूछा गया था, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसमें ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास स्थलीय, जलीय, उभयधामी और मरुस्थलीय। तो इसमें सही आंसर है दोस्तों मरुस्थलीय। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वो कम जल के कारण किस प्रकार बदल जाते हैं, कांटेनुमा संरचनाओं में बदल जाते हैं। जैसे ये वाला पौधा आप देख रहे हैं, तो इसमें ये इनकी जो पत्तियां हैं इनके चारों तरफ क्या लगे हुए, कांटे लगे हुए हैं। तो इस प्रकार ये पानी को बचाने के लिए जो है इस प्रकार परिवर्तित होते हैं, अनुकूलित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा आठवां, निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ये प्रश्न पूछा गया था HTET 2015 में। और हमारा प्रश्न क्या है कि पर्यावरण के अपघटन के लिए कौन सा उत्तरदायी नहीं है। उदाहरण है ठोस अवशिष्ट फेंकना, वनोन्मूलन, वन रोपण और जीवाश्म ईंधन का उपयोग। तो देखिए ठोस अवशिष्ट को फेंकना भी क्या होता है,
हमारे पर्यावरण के लिए अपघटन के लिए एक कारण होता है। वनोन्मूलन से भी क्या होता है कि वनोन्मूलन से जो है बाढ़ और कार्बन डाइऑक्साइड आदि की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये भी पर्यावरण अपघटन ही है। वन रोपण, तो वनों के रोपण से यानी वनों को लगाने से, पेड़ पौधों को लगाने से पर्यावरण का अपघटन नहीं होता है बल्कि संरक्षण होता है, इसलिए यही इसका सही उत्तर है। चलिए अब दूसरा प्रश्न जो है इसके आगे वो है, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण से होती है। यह HTT 2012 में पूछा गया था। तो इसका उत्तर है, इसके जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो हैं ग्लूकोज, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल और ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि जो पत्तियों में हरा रंग होता है वो किस कारण होता है, तो वो क्लोरोफिल के कारण होता है। पर्णहरिम, इसे हिंदी में पर्णहरिम बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनता है। यह प्रश्न HTT 2011 में पूछा गया था, जिसमें हमारे पास ऑप्शन है मस्तिष्क, मांसपेशी, मेरुरज्जु। बी नंबर में है संवेदांग, मेरुरज्जु, मांसपेशी। सी मांसपेशी, मस्तिष्क, मेरुरज्जु। और डी मांसपेशी, संवेदांग, मेरुरज्जु, जिसमें हमारा सही आंसर है संवेदांग, मेरुरज्जु, मांसपेशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है। यह HTT 2011 में पूछा गया था, जिसमें हमारे ऑप्शन है मालाबार, कोंकण, कन्नड़ और उत्तरी सरकार। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है मालाबार तट। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि गोवा राज्य यहाँ पर है और उसके पश्चिमी घाट, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट, यानी गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट जो है वो है मालाबार तट। वहीं उत्तरी सरकार जो है, उत्तरी सरकार जो है वो है उड़ीसा के पूर्व में, और जो कन्नड़ तट है ये है कर्नाटक के पश्चिम में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कहाँ सींग युक्त गेंडा मिलते हैं। तो भारत में सींग युक्त गेंडे कहाँ मिलते हैं, असम में मिलते हैं। यह HTT 2011 में पूछा गया था। अब इसके आगे क्वेश्चन है दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संगठन समर्पित है। तो यह प्रश्न पूछा गया था PTET 2011 में। हमारे पास ऑप्शन है WWF फॉर नेचर भारत, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, सी नंबर का है राष्ट्रीय वन्य जीव क्रिया योजना, और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है WWF फॉर नेचर भारत, ये उसका लोगो है, ये उसका लोगो है। चलिए अब दूसरा आगे प्रश्न जो है हमारा 14वां, पौधों और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्नलिखित पुस्तक तैयार की है। ये PTET 2011 में पूछा गया था, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक, ब्लू डाटा बुक और इनमें से कोई नहीं, जिसमें से सही उत्तर है रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक में क्या होता है, जो भी लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, जो जीवों की प्रजातियां समाप्त हो रही हैं, बहुत कम हैं, उनके बारे में इस बुक में बताया जाता है। अब देखिए 15वां प्रश्न है, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया था। यह प्रश्न PTET 2011 में पूछा गया था, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव है BR अम्बेडकर, भजन लाल, गुरु जम्बेश्वर, जोधपुर के राजा, जिसमें सही उत्तर है गुरु जम्बेश्वर। इन्होंने इसकी स्थापना की थी बिश्नोई संप्रदाय की। अब हमारा अगला प्रश्न है 16वां, शांति घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है। यह भी PTET 2011 में पूछा गया था, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल। तो केरल में ही शांत घाटी है, केरल राज्य में शांत घाटी है, जो एक राष्ट्रीय पार्क भी है। क्वेश्चन नंबर 17वां है, दचीगाम राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। यह PTET 2011 में पूछा गया था, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और सिक्किम, जिसमें सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। यह CTET 2011, 16 और PTET 2011 में पूछा गया था, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटकर और इनमें से कोई नहीं। तो
चिपको आंदोलन की शुरुआत या चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये उनका फोटो है। तो इन्होंने ही इस आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन जो चिपको आंदोलन है यह वनों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? तो यह प्रश्न यूपीटीईटी एग्जाम 2011, 13 और 17 में पूछा गया था और पीईटी 2011 में। तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑब्जेक्टिव है 2011, 1970, 1973 और 2007, जिसमें सही उत्तर है 1973। तो 1973 से ही राष्ट्रीय पार्कों को टाइगर प्रोजेक्ट के तहत जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 20वां, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? यह प्रश्न बीटीटी 2013 में पूछा गया था, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव है कछुआ, अमीबा, फर्न और व्हेल, जिसमें सही उत्तर है कछुआ। अगला प्रश्न दोस्तों 21वां, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? यह प्रश्न बीटीटी 2013 में पूछा गया था, जिसमें हमारे पास ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण और डॉल्फिन संरक्षण, जिसमें सही उत्तर है वन्यजीव संरक्षण। वन्यजीवों के संरक्षण के लिए अभ्यारण्यों का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों 22वां, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? यह बीटीटी 2011 में पूछा गया था, जिसमें हमारे पास ऑप्शन है हंस, मोर, कोयल और मैना, जिसमें सही उत्तर है मोर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? यह प्रश्न यूपीटीईटी 13 में और बीटीटी 2011 में पूछा गया था, जिसमें हमारे पास ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? यह छत्तीसगढ़ टीईटी 2011 में पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन है समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण और हरे पौधे। तो इसमें सही उत्तर है हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 25वां, शारदा अधिनियम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यह प्रश्न छत्तीसगढ़ टीईटी 2011 में पूछा गया था। हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हैं बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम और अनिवार्य शिक्षा, जिसमें सही है बाल विवाह। तो ये हरविराज शारदा हैं जिन्होंने यह अधिनियम तैयार करवाया था। अब क्वेश्चन नंबर 26वां है, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, एमपीटीईटी 2011 में यह पूछा गया था। हमारा पहला इसमें ऑब्जेक्टिव है, पहला इसका जो ऑप्शन है वो है गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में, बी नंबर है गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, सी शीतल ध्रुवीय जलवायु में और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से सही उत्तर है गर्म एवं शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में कटीले वन पाए जाते हैं, जैसे कि नागफनी आदि के। क्वेश्चन नंबर 27वां है, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूल अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह एमपीटीईटी 2011 में पूछा गया था। तो इसके मूल उद्देश्य में हमारे पास ऑप्शन है बच्चों का सर्वांगीण विकास, पुरुषों का सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो इसका उत्तर है नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, क्योंकि ये अधिकार सभी के लिए है, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो या कोई भी हो। अगला प्रश्न है हमारा रेड डाटा बुक से संबंधित है, यूके टीईटी 2013 यानी कि उत्तराखंड टीईटी में पूछा गया था। हमारे पास इसके विकल्प हैं विलुप्त हो रहे जीवों के लिए, सुवेद जीवों के लिए और आपत्तिग्रस्त जीवों के लिए और इनमें से सभी। तो इसका उत्तर इनमें से सभी है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बाढ़ से समोद्भिद पौधे मर जाते हैं क्योंकि? तो यह उत्तराखंड टीईटी 2014 में पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन है पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, मूल या जड़ में श्वसन रुक जाता है, पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, पानी की अधिकता से पोषक तत्व से बाहर आ जाते हैं पौधे से। तो इनमें से दोस्तों सही उत्तर जो है वो है बी नंबर। क्या होता है कि जब पौधों की जड़ों में या पौधे के ऊपर तक पानी आ जाता है तनों तक, तो क्या होता है कि वो सड़ने लगते हैं और कोशिकाओं में श्वसन रुक जाता है, जिस कारण से वो खराब हो जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30वां है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता। तो यह प्रश्न भी उत्तराखंड टीईटी 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन है हमारे पास नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला और पेट्रोलियम, जिसमें सही उत्तर है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के कारण क्या होता है कि किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, जबकि नाभिकीय ऊर्जा से भी प्रदूषण होता है और वहीं कोयला पेट्रोलियम से भी प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 31वां है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। यूपी टीईटी 2018 में और यूके टीईटी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? बाघ के लिए, भालू के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए या हंगुल के लिए? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 32वां, सजीवों में ऑक्सीजन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रश्न यूके टीईटी 2014 में पूछा गया था, जिसमें हमारे पास विकल्प हैं 573 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी, 28 किलो कैलोरी और 746 किलो कैलोरी, जिसमें सही उत्तर है 28 किलो कैलोरी। तो क्या होता है कि जब कोशिका में ऊर्जा का निर्माण होता है ऑक्सीजन की प्रक्रिया में, तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 28 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। यूपी टीईटी 2015 और यूके टीईटी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था, जिसमें हमारे पास विकल्प हैं पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के लिए उद्देश्य से, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, वन्य प्राणियों का संरक्षण और चारागाहों का विकास, जिसमें उत्तर इसका सही है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध कहलाता है सामाजिक वानिकी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, चिपको आंदोलन की जनक गौरी देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया था। तो यह प्रश्न 2015 में यूपी टीईटी में और 2014 में यूके टीईटी में पूछा गया था। तो हमारे पास ऑप्शन है रैणी गांव, मानवती गांव, थिरपाक गांव और हाट गांव। तो ये इसका सही उत्तर है रैणी गांव। तो ये कौन है? ये हैं गौरा देवी, जिन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 35वां है, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है। यूके टीईटी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था, जिसमें उत्तर है बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बढ़ती है। तो जब क्या होता है, हम ध्रुवों से ठंडे प्रदेशों से नीचे की ओर आते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा की ओर आते हैं ग्लोब में, पृथ्वी में, तो क्या होता है कि जैव विविधता बढ़ती जाती है और सबसे अधिक जैव विविधता भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है या विषुवत रेखा पर होती है। क्वेश्चन नंबर 36वां, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है। तो यह प्रश्न यूपी टीईटी 2015 में और यूके टीईटी 2014 में पूछा गया था। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और मेघालय, जिसमें सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। तो जो यह पक्षी है इसका नाम मोनाल है और यह उत्तराखंड के अलावा कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 37वां, निम्नलिखित सूची को मिलाइए। यूपी टीईटी 2015 और यूके टीईटी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था, जिसमें हमारे पास एक साइड दिए गए हैं जीव और दूसरी तरफ दिए गए हैं उनका संग्रहण। तो जैसे मछली का हर्बेरिया, केचुए का वाइवेरियम, तितली का एक्वेरिया, ये दिए गए हैं। तो इनमें से हमें सही मिलाना है कि सही कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है बी नंबर वाला, यानी कि ए का तीसरा, मछली का एक्वेरियम, केचुए का टेरिरियम, तितली का है वाइवेरियम और साग का है हर्बेरियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो कौन सी संस्था है वो? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है WWF, WHO, PETA और UN। तो इसमें सही उत्तर है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। यह प्रश्न यूपी टीईटी 2011 में पूछा जा चुका है।
अगला प्रश्न है 40वां, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है। यह प्रश्न यूपी टीईटी 2011 में पूछा जा चुका है, जिसमें हमारे ऑप्शन है नीला, पीला, लाल और हरा। तो प्रश्न ये है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है, तो इसका सही उत्तर है लाल। लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है हमारा वनों के महत्व के कारण। तो वनों के महत्व के क्या कारण है, यह प्रश्न यूपी टीईटी 2011 में पूछा जा चुका है, जिसमें है ग्रीन गोल्ड, दूसरा है ग्रीन आइसलैंड, तीसरा है ग्रीन हाउस और चौथा है ग्रीन सिल्वर। तो इसका सही उत्तर है ग्रीन गोल्ड। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो यह प्रश्न RTET यानी कि राजस्थान TET 2012 और यूपी टीईटी 2011 में पूछा जा चुका है। इसमें हमारे विकल्प हैं हाथी, शेर, बाघ और मोर। तो इसका सही उत्तर है बाघ यानी कि टाइगर, और इसी के लिए टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। RTET 2011 में पूछा गया था। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत यानी कि ऐसा स्रोत जिसे हम पुनः खत्म होने के पश्चात प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में कौन कौन से हैं, कोयला, पेट्रोलियम, पौधे और यूरेनियम। जिसमें सही उत्तर है पौधे। देखिए कोयला ख़त्म होने के बाद दोबारा बनने में बहुत साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं। वहीं पेट्रोलियम में भी लाखों समय का साल लगता है। लेकिन पौधे जो हैं ये क्या है, नवीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। इन्हें एक बार समाप्त होने के बाद पुनः लगाया जा सकता है और बहुत कम समय में प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 44वां, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न RTET 2011 में पूछा गया था, जिसमें विकल्प थे राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 45वां, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। RTET 2011 में पूछा गया था ये। इसमें विकल्प हैं हमारे 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 1 जून से 7 जून और 15 जून से 21 जून। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के मध्य क्या मनाया जाता है, वन्य जीव सप्ताह। तो जो ये सप्ताह चल रहा है ये वन्य जीव सप्ताह ही चल रहा है। अगला प्रश्न है हमारा 46वां, एकल परिवार से तात्पर्य है। RTET 2011 में पूछा गया था। इसमें इसके विकल्प हैं वर्ष 1950 के बाद बना परिवार एकल परिवार कहलाता है, या बी नंबर परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों, या सी नंबर संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, माता पिता, दादा दादी हों, या डी केवल पति पत्नी। तो इसका सही उत्तर है बी नंबर परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों। अगला प्रश्न है हमारा जलीय जीवों में श्वसन होता है। यह प्रश्न RTET 2012 में पूछा गया था, जिसमें हमारे विकल्प हैं फेफड़े, फुफ्फुस, वायुकोश और गलफड़े। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो जलीय जीव होते हैं, जो जल में रहते हैं, वो कहाँ से श्वसन करते हैं, तो वो करते हैं गलफड़ों से। तो देख सकते हैं आप इस चित्र में कि एक मछली है। मछली इन गलफड़ों से जो है क्या करती है, ऑक्सीजन लेती, ऑक्सीजन जो यानी कि इनसे मछली जो क्या है श्वसन क्रिया पूर्ण करती है। क्वेश्चन नंबर 48, वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। तो वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं, अनुकूलन, परिजीवता, रूपांतरण, उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा सही है, तो अनुकूलन इनमें से सही उत्तर है। यह प्रश्न RTET 2012 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों 49वां, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्नलिखित आवश्यक होते हैं। यह प्रश्न RTET 2012 में पूछा जा चुका है। तो हमारे विकल्प हैं, पहला है ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित। बी नंबर है ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश और जल। डी नंबर है
CO2 जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित। और डी नंबर है CO2 शर्करा, जल, सूर्य का प्रकाश। दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित यानी कि क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है 50वां और अंतिम इस वीडियो का प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। यह प्रश्न REET 2018 में पूछा गया था, जिसमें हमारे विकल्प हैं वनोन्मूलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बृहद पौधारोपण और जलाशयों की सफाई। तो क्या था कि कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, तो वह गतिविधि कौन सी है, तो वह है वनोन्मूलन, यानी वनों का विनाश करना वन संरक्षण से संबंधित गतिविधि नहीं है। जबकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बृहद पौधारोपण और जलाशयों की सफाई तीनों ही क्या हैं, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए हैं। दोस्तों इसके बाद ये दो प्रश्न हैं जो जिनके उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। यह प्रश्न REET 2018 में पूछा गया था, जिसमें पहला विकल्प है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय वन्यजीव संस्था और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यह प्रश्न REET 2018 में पूछा गया था। विकल्प हैं जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो दोस्तों इनके उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त हुआ। दोस्तों इसका दूसरा पार्ट हम जल्द ही अपलोड करेंगे। दोस्तों हमारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। और ऐसे ही हम वीडियो MPTET के लाते रहेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।